गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले आपको लेक्चर 2 मिला था। आज आप लोगों को मिलेगा लेक्चर 2, जो किस पे होगा, नर लैंगिक अंग, जो पुमंग आप लोग जिसको बोलते हैं। जैसे पादप में क्या होता है, जो नर लैंगिक अंग होता है उसको हम लोग पुमंग को बोलते हैं। तो आप लोगों के सामने एक फिगर दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो फिगर है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपरी के जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। और जो यहाँ में बताया था इसको हम लोग बोलते हैं तंतु या पुतंतु। बताया था आपको प्रीवियस जो क्लास था लेक्चर 1 में हम लोग बात किए थे पुष्पों के बारे में, बहुत ज्यादा बात किया था। आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि पराग कोश में और तंतु में जो पुंकेसर होता है उसका जो लघु बीजाणु पूर्ण होता है उसके बारे में, यानी हम आज बात करने वाले हैं आपके पराग कोश के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम लोग पराग कोश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पराग कोश में क्या दिख रहा है, कितनी पाली नजर आ रही है, कितनी पाली नजर आ रही है पराग कोश में? तो हम देख रहे हैं कि पराग कोश में 2 पाली हमको नजर आ रहा है। आप देखिए कितने भाग है, 2 भाग है, 2 पालियों में बटा हुआ है। यानी यहां से और यहां तक ये क्या है हमारा, 1 पाली हो गया, ठीक। और फिर देखेंगे यहां से यहां तक ये कितना, कौन सा पाली है, ये दूसरी पाली होगी। अर्थात पराग कोश में एग्जाम में आ सकता है कि पराग कोश में कितनी पालियां होती हैं। तो पराग कोश में 2 पालियां होती है, आप लोगों के सामने है। ये प्रथम पाली यानी 1 पाली और 1 पाली, यानी पराग कोश में पालियां कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। इसलिए पराग कोश को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपालीय संरचना। द्विपाली संरचना, इसका मतलब अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि पराग कोश में द्विपाली संरचना होता है। कैसी संरचना होती है पराग कोश की? तो पराग कोश में द्विपाली संरचना होता है, जो आपके सामने मैंने बताया कि देखिए इसमें 1 पाली यह और 1 पाली वह, तो कितनी पाली, 2 पाली। यानी पराग कोश हमारा क्या होता है, द्विपाली संरचना होता है। अब हम लोग बात करना है कि पराग कोश में, जैसे आप लोगों ने अभी देखा यह जो फिगर है, ये जो फिगर आपने देखा, मान लीजिए हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट देते हैं। क्या कर देते हैं, अनुप्रस्थ काट देते हैं। मैंने काट दिया, ये अनुप्रस्थ काट दिया। तो अनुप्रस्थ जब मैंने काटा तो ये देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट दिया मैंने। तो जब अनुप्रस्थ काटा तो कुछ हमारी संरचना क्या हो रही है, ऐसी आ रही है। बात आ समझ। तो अनुप्रस्थ काटने पर ये प्रथम पाली और दूसरी पाली जो मैंने काटा, जिसको अनुप्रस्थ काटा, मेरा कुछ फिगर जो है इस तरीके का फिगर बन रहा। अभी इस फिगर को हम लोग क्या देखेंगे, और ज्यादा करीब से देखेंगे। क्या देखेंगे, इस फिगर को और ज्यादा जब करीब से हम लोग देखेंगे, एक सेकंड, इस फिगर को थोड़ा सा, और जब मैंने अनुप्रस्थ काटा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस फिगर को और ज्यादा जब नजदीक से देखेंगे तो यह जो फिगर होता है तो हमारा कुछ इस तरीके का बन करके आएगा। यह जो फिगर है हमारा कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। यह जो फिगर है हमारा कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने निकल करके आएगा। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो कुछ फिगर इस तरीके का बन के आ गया। तो देख रहे हैं, यही जो जब मैंने अनुप्रस्थ काटा था, मतलब
यह जो फिगर आपके सामने में बनाया था, यह जो फिगर बनाया था, मैंने कहा था जब अनुप्रस्थ काट देंगे तो इसका फिगर जो होता है ये ऐसे बनता था। आराम से समझिए, कुछ ऐसे फिगर बनता, लेकिन इसी फिगर में जो हम ध्यान से देखेंगे तो यह फिगर कैसे दिखाई देगा, यह फिगर ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो अब इसमें भी देखिए, इसमें भी जो कितनी पालियां होंगी, तो एक पाली यह, एक पाली यह और एक पाली यह। इसमें भी पालियां कितनी बनी है, इसमें भी पालियां 2 बने, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, एक पाली यहाँ से यहाँ तक और एक पाली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी, यानी ये प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली। यानी जब हम पराग कोश को अनुप्रास्थ जब काटते हैं, तो अनुप्रास्थ जब काटेंगे कितनी पालियां होती है, तो मैंने अभी फिलहाल आपको बताया कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली, यानी पराग कोश की जो संरचना होती है वो द्विपाली संरचना होती है। अब देखिए, इसमें जो है आपको कितना कोना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। कोना का मतलब जिसको हम लोग कोष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोष्ठ बोलते हैं। तो हमारे पराग कोश की जब हम अनुप्रस्थ जब काटते हैं तो उसका फिगर जो ऐसे बनता है, और जब फिगर काटने के बाद जब इस संरचना को हमने देखा तो इसमें देख रहे 4 भित्तियां बने, अर्थात 4 कोष्ठ बन रहे हैं। देखिए 4 कोष्ठ बन रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है, जनरेट होता है कि हमारा जो पराग कोश होता है, जो हमारा पराग कोश होता है, कोना कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4, भाई 4 कोना बन रहा है ना। तो 4 कोना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोष्ठ बोल सकते हैं। यानी पराग कोश की जो संरचना होती है वो 4 कोष्ठी होती है। कितना होती है, 4 कोष्ठ। यानी पराग कोश में कितनी कोष्ठ होती है, तो पराग कोश में हमारी कितनी कोष्ठ होती है, 4 होती है। एक बार फिर से देखिए, अगर पाली पूछेगा तो इसका द्विपाली संरचना होती है, कोष्ठ पूछेगा तो कोष्ठ में क्या होता है हमारा, 4 कोष्ठ है। यानी 4 कोष्ठीय जो है संरचना हमारा किसका होता है, पुष्पीय पराग कोश का होता है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पाली द्विपाली होती है, कोष्ठ कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। बात समझ में आ रहा। अब ये कुछ इस तरीके का क्या बन जाता है, संरचना हमारा बन जाता है। तो अब इन दोनों पालियों को, यानी चारों कोष्ठकों को एक जो है हमारा ऊतक जोड़ता है, जो बीच में ऐसे मैंने जो फिगर बनाया है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं, योजी। यहाँ पे जो फिगर मैंने देखा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजी। योजी बोले तो संयोजी। संयोजी का मतलब चारों कोष्ठकों को, दोनों पालियों को या कर सकते हैं, या चारों कोष्ठों को क्या करते हैं, जो जोड़ने का काम कर रहा है वह एक योजी कर रहा है। योजी का मतलब संयोजी, जोड़ने वाला। और यह जो जोड़ने वाला योजी होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है। अब क्वेश्चन एक और आ सकता है कि चारों कोष्ठों को जोड़ने का, यानी संयोजी जो हमारी संरचना होती है, इसको हम संरचना बोलेंगे। तो 4 कोष्ठों को जोड़ने की जो संरचना होती है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा योजी। बात समझ में आ रहा। अब ये हमारा योजी हो गया। अब कहेगा कि यह जो योजी होता है यह किस ऊतक का बना होता है, तो किस ऊतक का बना होता है, इसका नाम होता है मृदुतक। मृदुतक ऊतक, ठीक है। ये क्या होता है, मृदुतक ऊतक होता है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो 4 कोष्ठों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, या 4 कोष्ठों को जोड़ने वाली वह संरचना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। और योजी कौन सा ऊतक होता है, तो हमारा मृदुतक ऊतक होता है। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखेंगे, यह जो हमारा यहाँ होता है ये केंद्रक होता है, और यह जो छोटे छोटे यहाँ पे हमको दिखाई देंगे, ये जो संरचना होती है हमारे कोष्ठों में, यह जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा बताइए फिगर। इसको बोलते हैं हम लोग पराग कण। क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। इससे ध्यान से देखिए, चारों कोष्ठों को जोड़ने का जो काम करता है, यानी योजी का जो काम करता है, उस जोड़ने का जो ऐसी संरचना जो 4 कोष्ठों को जोड़ने का काम करता है वो योजी कहलाता है। और योजी किससे बना होता है, तो मृदुतक ऊतक है। यानी योजी में कौन सा ऊतक होता है, तो हमारा
मृदुतक उत्तक होता है। इतनी सी बात समझ में आ रहा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो 4 कोष्ठक आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने कहा कि जो पराग कोष्ठ होता है वो कितने कोष्ठ का होता है, 4 कोष्ठ का होता है। यह एक कोष्ठ को, अब यही मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है, एक जो है कोष्ठ को हम लोग नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। बस में रहा लघु बीजाणु। और अभी हम बात करेंगे इसका लघु बीजाणु धानी जिसको बोलते हैं, यानी आपको एक पूछेगा लघु बीजाणु धानी क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि पराग कोष में जो 4 कोष्ठ होते हैं उस एक एक कोष्ठ को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो एक कोष्ठ को हम लोग क्या बोले, बीजाणु धानी बोले। बात समझ रहा। तो इसे एक बार ध्यान से देखिए, पराग कोष में 2 पाली, कितने पालियां होती है पराग कोष में, 2 पाली होती है, 1 पाली 2 पाली, यानी ये द्विपाली संरचना होती है। और इसमें जब मैंने अनुप्रस्थ जब काटा तो कुछ इस तरीके का फिगर बन के आया। और इसमें देखो 4 कोना दिखाई दे रहा है, 4 कोना मतलब 4 कोष्ठ। अभी इसका मतलब हुआ कि पराग कोष कैसे होते हैं, 4 या चतुर्थ कोष्ठीय होते हैं या 4 कोष्ठीय होते हैं। ठीक है। अब कोई कहेगा कि योजी किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि हमारे चारों कोष्ठों को, ठीक है, जोड़ने का, चारों कोष्ठों को जोड़ने का जो काम करता है, या वह ऐसी संरचना जो चारों कोष्ठों को संयोजी करता है, जोड़ता है, ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। जो किससे मिलकर बना होता है, तो मृदुतक उत्तक से मिलकर होता है। और यह संरचना जो हम यहाँ पे जो सेल होते हैं, यह सेल की जो संरचना होता है, जो छोटे छोटे सेल होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। बस में रहा। अब इसमें भी पालियां कितने आपको स्पष्ट देखा है, यहाँ पे ये प्रथम पाली, ये द्वितीय पाली, यहाँ भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो योजी, परागकण, मृदुतक उत्तक सब क्लियर हो रहा है। अब कह रहा है कि यह जो एक कोना है, यह जो एक कोना दिखाई दे रहा है, यह हमारा क्या है, एक कोष्ठ को क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। बात आ समय। अब देखिए, अब यह लघु बीजाणु धानी ये कब तक कहलाती है लघु बीजाणु धानी, जब तक ये हमारे पराग कण क्या नहीं हो जाते हैं, परिपक्व नहीं हो जाते हैं। बता दें, पराग कण अभी नहीं बोलेंगे इसको, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता हमारा पराग कण। पराग कण तभी कहलाता है जब हमारा लघु बीजाणु धानी नहीं होता। जब यह हमारा लघु बीजाणु धान जब हमारा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व मतलब पक जाता है। तो जब हमारा एक कोष्ठ लघु बीजाणु धानी, और जब यह लघु बीजाणु धानी हमारा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसका नाम हमारा जो होता है वो होता है परागपुट। क्या बोलते हैं, परागपुट। बस में आ रहा। अब कोई कहेगा लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, तो कहेंगे इसके एक कोष्ठ को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। अब परागपुट आ गया क्वेश्चन कि अच्छा परागपुट में और लघु बीजाणु धानी में अंतर क्या है, तो कहेंगे कि जब हमारे कोष्ठों के अंदर जो पराग के जो कण होते हैं अगर वो परिपक्व हो जाते हैं तो हमारा परागपुट कहलाता है, और ये परिपक्व अगर नहीं होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। अब हम लोग जिसकी संरचना की जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लघु बीजाणु धानी के बारे में, कि लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या होती है। यानी हम इसके एक एक कोष्ठ को, मतलब एक कोष्ठ के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है लघु बीजाणु धानी, यानी लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से रिविजन, जो हमारा पराग कोष होता है द्वितीय पाली संरचना होता है, 1 पाली 2 पाली, अर्थात कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4 कोष्ठी बोला जाता है। इसकी एक कोष्ठी को क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। और यह अगर पका नहीं है यानी परिपक्व नहीं रहता है लघु बीजाणु धानी, लेकिन जब यही क्या हो जाता है, पक जाता है, क्या होता है, परागपुट होता है। ये दोनों में अंतर है, पूछता है लघु बीजाणु धानी में परागपुट में क्या होता है, बोलते हैं परागकण जब पक जाते हैं तो परागपुट, और नहीं पकते उसके पहले क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। और इन चारों कोष्ठों को मिलाने का, संयोजी का जो काम करता है, ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं, योजी बोलते हैं। जो किस उत्तक से मिलकर बना है, तो मृदुतक उत्तक से मिलकर के बना हुआ है। बात सुनारा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, है ना।
तो हेडिंग डालिए लघु बीजाणुधानी की संरचना। जैसे अब ये लघु बीजाणुधानी क्या है, अभी परिपक्व की पहले की बात कर रहे हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो परागकण हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। संरचना पहले बनाते हैं। ऐसी संरचना है, मैंने बना दी, ठीक है। 4 कोष्ठी होते हैं, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब ये संरचना होता है। अब इसके कुछ नाम हम बताएंगे, उसको आपको ध्यान से सुनिएगा। ये कैसा है, लघु बीजाणु, किसके बारे में बात करना है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी की संरचना। यानी अब हम लोग बात करेंगे कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसे होती है। चलिए हम बात करते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु धानी होता है, इसकी देख रहे हैं सबसे ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है। अब इसमें कितने हैं, 4 हैं, यहां भी है 4 कोष्ठ आपको दिखाई दे। तो इसकी जो ऊपरी जो है भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इसको बोले तो एपिडर्मिस बोलते हैं। अब यहाँ एपिडर्मिस तो आप सबको बोले, इसके भी बाह्य भाग को, इसके भी बाह्य भाग को, इसके भी बाह्य भाग को, इसके भी, यानी ऊपरी जो हमारे क्या करती है, जो हमारे परागकोश का क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं, यानी एपिडर्मिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, अभी जो सेल होते हैं, ये जो छोटे छोटे इसके कण होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे। कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी, कुछ ऐसी संरचना देगी। अभी हम आपको बताएं किसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर जी आप बताए हैं किसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, ये हमारा पराग जो है, परागपुट नहीं है। परागपुट किसे होते हैं, परागकण तब ये होगा जब हम परागपुट की बात करेंगे तब। हम परागपुट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लघु बीजाणुधानी की बात कर रहे हैं। इसलिए यह अभी हमारा परागकण नहीं है, यह भी हमारा क्या है, तो ये हमारा है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, यह एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बात समझ रहा। बाह्य त्वचा क्या होता है, जो बाहर के आवरण होते हैं उनको हम क्या होते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। अधोस्तरीय क्या होती है, तो यहाँ हमारे एक एक कोष्ठ में जो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है लघु बीजाणुधानी में, उसको हम क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। बात समझ रहा है। अब देखिए, यही कोशिका जो हमारी अधोस्तरीय जो कोशिका होता है, ऐसे ऐसे संरचना हमारी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अधोस्तरीय कोशिका में जैसे मैं फिगर बता रहा हूं, ऐसे कुछ हमारे सेल्स हैं। बात समझ रहा, ठीक है। इसमें से जो हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं, यानी अधोस्तरीय कोशिका में कुछ ऐसे सेल जो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, यानी बड़ा हो जाते हैं। तो अधोस्तरीय कोशिका में जो हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसी कोशिका जो फूल जाते हैं, ऐसे कोशिकाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रप्रसु कोशिका क्या बोलते हैं, प्रप्रसु कोशिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल मतलब, अब कहेगा कोई प्रप्रसु कोशिका क्या होता है, तो कहेंगे प्रप्रसु कोशिका वह कोशिका होता है जो अधोस्तरीय कोशिका की संरचना में ऐसे सेल, ऐसे कोशिका जो क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। यानी बड़ा हो जाने पर, बड़ा
हो जाने पर, यानी अधोस्तरीय कोशिका बड़ा हो जाने पर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। यानी कोई पूछेगा कि प्रप्रसु कोशिका क्या होता है तो बोलेंगे कि अधोस्तरीय कोशिका में वह सेल जो फूल करके क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये संरचना बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या अधोस्तरीय कोशिका क्यों बोल रहे हैं, क्यों परागकण नहीं बोल रहे हैं? परागकण इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि यह परागकण कब हम लोग कहते हैं, जब वो हमारा लघु बीजाणुधानी क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। लेकिन लघु बीजाणुधानी की बात कहां पर है, अभी ये परिपक्व नहीं हुआ है, उसके पहले की बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। अब देखिए, अब क्या होता है, अब दूसरे वाले हम कोशिका की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी संरचना में सारी चीजें हम बता रहे हैं। तो ये हमारा अधोस्तरीय कोशिका। अब यह जो हमारा बड़ा सेल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रप्रसु कोशिका, यानी जो विभाजन होता है वो किसमें होता है, प्रप्रसु कोशिका में। यानी जो सेल हमारे क्या हुए, फूल गए। बात समझ, जैसे मैंने इस फिगर में बताया, इसमें कौन सा फूला हुआ है, यह बीच वाला जो है, जिसको हम लोग केंद्रीय सेल भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा देखिए सेंट्रल सेल। अब यह जो हमारा फूला हुआ है, यही क्या होता है, डिवाइड हमारा होता है। चलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, अब पढ़े ही होंगे फर्स्ट ईयर वालों को उसकी समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी अधोस्तरीय कोशिका जिसको बड़ा हो जाने पर हम क्या होते हैं, प्रप्रसु कोशिका होते हैं। जैसे बहुत सारे सेल है, लेकिन उसमें कुछ सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रप्रसु कोशिका। अब यह जो प्रप्रसु कोशिका होता है, ये क्या हो जाते हैं हमारे, जब बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, विभाजन होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। यानी प्रप्रसु कोशिका का क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन। अच्छा, जब इनकी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, पढ़े होंगे कि समसूत्री विभाजन कौन सा विभाजन होता है, जिसमें उनके जब इनका समसूत्री में विभाजन होता है, तो जनक के समान ही जो सेल क्या होते हैं, समसूत्री यानी समान सूत्र वाले। यानी जैसे मान लीजिए कि 46 है, जो जनक है यह हमारा 46 है, और इसमें से जो सेल डिवाइड हो जाते हैं दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, तो समसूत्री का मतलब क्या होता है कि समान सूत्र लिए भी 46 होगा और भी 46 होगा, ठीक है। या फिर यह अगर 23 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 23 होगा। समसूत्री का मतलब होता है कि अपने जनक के समान, यानी ये भी 46 तो ये भी 46। बात समझ रहा है, यानी समान गुण वाले को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री बोलते हैं। और वही 46 का अगर 23 हो जाता तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब यहां देखिए, अब इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ किसका, प्रप्रसु कोशिका का, ठीक है। यानी अब यह हमारा दो कोशिका बन गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यह दो कोशिका आपको दिखाई दे रहा है। हम अलग से अगर स्ट्रक्चर बनाए, यहां देखिए, अब यहां एक यहां है और एक यहां है। तो अब जो कहेगा कोई, इसमें जब विभाजन समसूत्री का जब विभाजन होता है, अच्छा समसूत्री विभाजन किसका हो रहा है, ध्यान से समझिए, समसूत्री विभाजन प्रप्रसु कोशिका का, यानी अप्रप्रसु कोशिका क्या होता है, तो प्रप्रसु कोशिका क्या होता है कि अधोस्तरीय कोशिका में जो कोशिका क्या जाते हैं, फूल जाते हैं। अब ये जब फूल के जब इनका हमने क्या किया, जब समसूत्री जब विभाजन कर रहा है, मतलब एक ही जब फूलेगा तो कितने भागों में बट रहा है, दो भागों में बट रहा है। तो जब ये दो भागों में बटा तो इनका क्या क्या नाम है, इसको ध्यान से समझिए। यानी अब ये दो भागों में बट रहा है, तो जब दो भागों में बटेगा, दो भागों में क्या हो रहा, बट रहा है। तो अब एक देखेंगे, ये कहां है, किनारे की तरफ, यानी भित्ति की तरफ, यानी बाह्य त्वचा की तरफ। तो जब बाहर की तरफ है, भित्ति की तरफ है, इसलिए इसका जो नाम है प्राथमिक, इसलिए इसका जो नाम है वो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका।
प्राथमिक भित्तीय कोशिका। यानी अब इन दोनों सेलों में से जो हमारे किसका तरफ है, भित्ति की तरफ है या बाह्य त्वचा के साइड में, यानी ये देखिए इसको नहीं, इसको हम बोल रहे हैं, यानी यह जो हमारा सेल है, कोशिका है, यानी जो हमारे बाह्य त्वचा के तरफ रहता है, किनारे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका हम लोग बोलेंगे। ध्यान से समझिए, यानी अभी हम समसूत्री में जब विभाजन में, तो पहला क्या हो रहा है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या कहते हैं कि जो हमारे प्रपरसु कोशिका जब फूल करके जब बड़े होते हैं, उनमें से जब दो कोशिकाओं में बदलते हैं या कई कोशिकाओं में जब बदलते हैं, तो वे कोशिकी या वह कोशिका जो हमारे क्या होता है, बाह्य त्वचा के बगल में होता है या बाह्य त्वचा की तरफ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। यानी यह जो हमारा कोशिका दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका।